मित्रों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में हिस्से को पढ़ना है आपको। टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप, यानी हम नागरिक की बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी देश का सबसे बड़ा कोई रिसोर्स है और ऐसे ही भारत में कुछ सबसे ज्यादा है, वो हमारे नागरिक ही हैं। तो देखो, सिटीजन जो होते हैं ना बच्चों, वो कौन होते हैं? क्या कोई भी बंदा इंडिया में आके खड़ा हो जाए या हमारे सॉइल पे खड़ा वो सिटीजन हो जाएगा? नहीं, वो पर्सन जरूर होगा बट सिटीजन नहीं होगा। सिटीजन वो लोग होते। क्यों ऐसा जानना पड़ा हमें? क्यों सिटीजन सुनना है? ऊपर से आजकल तुम बवाल सुनते ही हो। 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको लेकर के जो बवाल है वो ऑलरेडी आपके सामने है। जी हां, तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाती है जिसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, क्योंकि हम कुछ राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ सिटीजन को देते हैं। अब जैसे आर्टिकल 14 है बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14। वो क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। क्या वो राइट सबको अवेलेबल है? देखना पड़ेगा। यस, वो सबको अवेलेबल है। अब वहीं पे आर्टिकल नंबर 15 है, जहां पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे लोगों को हम डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं करते, या बहुत सारे राइट्स देते नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं फंडामेंटल राइट जो दिए गए। क्या वो सबको अवेलेबल है? नहीं, कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ सारे पर्सन को अवेलेबल ऑन द सॉइल ऑफ द कंट्री। इसलिए ये प्रोविजन जानना जरूरी है कि सिटीजनशिप क्या होती है। हमारे लॉ में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दो तरीके के प्रोसेस बताए गए हैं, जिसको आप समझ के सिटीजनशिप को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पहली बात, आपका पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस मेरे बच्चों, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सिटीजनशिप के बारे में। आपको पता है बहुत सारे पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पार्ट 2 बताएगा सिटीजनशिप के बारे में। इसमें हमारे को आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक पढ़नी है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिर्फ जानना है आपको, तो बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। इसमें बताया गया कि कैसे कैसे आप सिटीजनशिप माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। इसमें एक बहुत प्यारा डेट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब वो डेट आपको पता भी है, हमारा संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। उस दिन कौन कौन लोगों को, यानी किसे हम हमारे देश का सिटीजन कहेंगे, उसकी बात बताई गई है इन आर्टिकल्स में। और यह भी पावर दे दिया गया हमारे देश में पार्लियामेंट को कि भाई हमारे देश की पार्लियामेंट है, वो आने वाले समय में, यानी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद आने वाले लोगों को या हमारे देश में किस तरीके से सिटीजन दिए जाएंगे, सिटीजन बनाए जाएंगे, उनको सिटीजनशिप ऑफर की जाएगी या उनसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी। जी हां, कई बार इलीगल माइग्रेंट्स की बात आप सुनते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात आप सुनते हो। उन सबको कैसे डिनाई करना है या कब आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे आपको पता, हमारे भारत में 2 आप सिटीजनशिप नहीं रख सकते। यू कांट हैव अ डुअल सिटीजनशिप, यू कैन हैव ओनली वन सिटीजनशिप। हमारे देश का भारतीय पासपोर्ट हमारे सिर्फ सिटीजन को ही मिलता है। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा हिस्सा जो है सिटीजनशिप का, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जो मैंने बताया पार्लियामेंट ने पास करके बनाया, जिसमें बहुत सारे तरीके दिए किस तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। राइट, अब अगर मैं बात करता हूं इन डिटेल में, तो हमें सिर्फ ये बात जान के रखना है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस तरीके से बताई गई है बातें सिटीजनशिप को समझने के लिए। ऐसे तो आपके सिलेबस में बहुत ही बेसिक नॉलेज करने के लिए बताया गया। ओनली सम आर्टिकल, जैसे आपको क्या जानना है, मैं आपको पहले समरी बताता हूं, फिर सुन लो ध्यान से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही थोड़ा सा आपको पढ़ना है। लेट्स सी, लेट्स हियर वी फर्स्ट पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस गाइस, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है भाई? सिटीजनशिप की बात करता है। उसमें कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक। इसके अलावा कोई और लॉ है क्या? हाँ, एक्ट का नाम है सिटीजन एक्ट 1955, जिसको कई बार अमेंड किया गया है। जी हां, कई बार अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग
द CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी है। जी हां, यानी वही एक्ट 55 को कई बार अमेंड करना पड़ रहा है। आप जानते हो कई चीजों के कारण अमेंडमेंट करनी पड़ती है, बस इतना आपको पढ़ना था। फिर आर्टिकल 5 में क्या होता है, आर्टिकल 6 में क्या होता है, आर्टिकल 7 में क्या होता है, इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको प्रैक्टिकल सारी बात आपको पता भी होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग अ पर्सन इन इंडिया एंड सिटीजन, वी मस्ट नो दिस ऑल। चलिए बच्चों, इसको पढ़ के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, डिटेल में थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको आगे जाके काम में भी आएगा। यस, लेट्स गो। चलो, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया भैया, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो लॉज हैं वो किस तरीके से बनते हैं। हमारे देश सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 बोलता है, जो कि लागू कब तक के लिए बात करता है, उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है। कब तक बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 तक पार्ट 2 में लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल कितना से कहां तक, आर्टिकल 5 to 11 तक बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा जो है वो सिटीजन एक्ट 1955 है। आर्टिकल 5 to 11 प्राइमरली क्या बताई गई है, 4 तरीके के लोगों के बारे में डिस्कस किया गया। पहला, वो पर्सन जिनका डोमिसाइल इंडिया में। अच्छा, डोमिसाइल क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा डोमिसाइल मतलब जो परमानेंटली रहते हैं इंडिया में, यानी जिनका परमानेंसी है, जिसको हम कहते हैं ना अपने भाषा में, आपका परमानेंट घर कहां पे हो सकता है, आपके बहुत सारे घर हो, लेकिन एक ही इंडिया में एक ही डोमिसाइल अलाउ किया जाता है। कि आपको, जैसे मैं कलकत्ता से हूं बच्चों, आई एम फ्रॉम कोलकाता, हेंस भले मैं अभी गुजरात में रहता हूं, बट इट इज प्राइमरली अंडरस्टूड कि मेरी डोमिसाइल कहां की है, कोलकाता की है। चलिए, इसके बाद यानी डोमिसाइल के आधार पर आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसके बाद वो लोग जो भाई पाकिस्तान से आ गए, जब डिवीजन हुआ हमारा इंडिया का, उसके बाद बहुत सारे लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग इधर से उधर आए, 1 मिलियन से ज्यादा लोग इधर से उधर आए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने का फैसला किया। उस दिन के बाद जो ये डिवीजन हुआ, तो बहुत लोग इंडिया में आए, उनको सिटीजनशिप देने की बात की जाती है। दूसरे लोग, उसके बाद जो कैटेगरी है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो हम सर उनमें क्यों बात कर रहे हैं, उनमें तो बहुत लोग रीमाइग्रेट करके आएंगे। जी हां, सॉरी, वो गए 100% पाकिस्तान गए, बट वापिस भी आ गए। आप जानते हो ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसके बाद एक और चीज है जो बहुत प्यारा पॉइंट है बच्चों, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। मतलब वो लोग जो इंडिया में पैदा तो हुए हैं, इंडियन तो हैं, बट रहते अब्रॉड है, तो क्या हम उन्हें भूल जाएंगे? नहीं। आपको गाना याद होगा, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। देश बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है, अपने देश में रखता है, उनकी बात हम करेंगे। आइए, बट इतना ध्यान रखिएगा, जब भी हम पार्ट 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 से 11 की बात करते हैं बच्चों, हम एक डेट याद रखते हैं, दैट इज 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज हुआ वो पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनी 1955 में, उसके आधार पर चलाई जाती है। आइए थोड़ा ब्रीफ और जान लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 साफ साफ बोलता है कि भाई डोमिसाइल के आधार पे आपको देंगे हम सिटीजनशिप। यानी अगर एक बंदा जिसका एक परमानेंट डोमिसाइल इंडिया में है, यानी वो इंडिया में रहता है, उसका इंटेंशन, उसका घर, अब बताओ हम कैसे हम अपना परमानेंसी दिखाएं? भाई जहां जिसके नाम पे घर रजिस्टर, उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, उसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, उनका पुश्तैनी घर यहाँ पे, ठीक है। तो पहला कंडीशन उसका डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में यही बताया है कि डोमिसाइल का मतलब आपका एक डोमिसाइल जो परमानेंट रेसिडेंस होगा वो इंडिया में परमिट किया जाएगा, भले आपके कई घर हो, कई शहरों में हो, कई स्टेट में हो, लेकिन आपको डोमिसाइल एक ही चूज करना पड़ेगा, एक ही डोमिसाइल लेनी पड़ेगी, और उसका सर्टिफिकेट भी ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा बाकी कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक तो आपको डोमिसाइल हो गया, दूसरी बात इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए, आप इंडिया में पैदा हुए हो, दूसरा आप या आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, या आप इंडिया में 5 साल पहले से, कब से 5 साल पहले से, तो 26 जनवरी 1950 से कि 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे, आपको इंडियन सिटीजन मान के आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो एक तो डोमिसाइल, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लीजिए, हम आपको मान लेंगे। डोमिसाइल याद रखिएगा, हर एक बंदे का एक ही डोमिसाइल माना जाएगा इंडिया में। यह आर्टिकल 5 सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी, सबसे आसान एंड सबसे बेहतरीन तरीका। फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है,
वो लोग जो पाकिस्तान से घर आ गए, आपको पता होगा जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे एक मैंने डेट लिखी है, वो डेट है 19 जुलाई 1948, बिफोर एंड आफ्टर। उस समय बच्चों ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, उस समय एक परमिट सिस्टम चलता था जो इंडिया पाकिस्तान ने आपस में अग्री करके दिया था कि परमिट के आधार पे आप इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जा सकते हो। उस परमिट के आधार पे हुआ क्या, उसमें हुआ कि बिफोर 1948 जो डेट है उसके पहले एंड उस डेट के बाद क्या हुआ, ऑन एंड आफ्टर क्या हुआ। तो बिफोर वाले में तो साफ साफ बोल दिया कि भाई इन लोग को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो हम मान लेंगे। पहला, आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो, एंड दूसरा, जिस दिन से वो माइग्रेशन करके इंडिया में आए हैं वो इंडिया में ही रह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कि जाना आना कर रहे हो लोग, तो उनको हम आसानी से इंडियन सिटीजन मान के सिटीजनशिप दे देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कैटेगरी कहता है कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में आए हो तो क्या होगा, तो अभी आपको दे सकते हैं प्रोवाइडेड आप ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहली बात तो आप रीमाइग्रेशन करके आए, क्योंकि आप चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे, रीमाइग्रेट करके आए हो। आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ या इंडिया में हुआ 1948 की बात हम करें तो, क्योंकि इंडिया की आजादी तो आपको 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। He has resided in India and after remigration at least for 6 months तो रहा हो। रीमाइग्रेशन के बाद कम से कम उसको 6 महीने तक भारत में रहना होगा तो ही वो इसके फायदे उठा सकता है। दूसरा, परमिट सिस्टम में आया वो, माने इलीगल माइग्रेंट ना हो, उसने एप्लीकेशन भी दे के रखा है जो ऑफिसर है उनके पास कि हमारे को रजिस्टर कर लो भैया, और उसको ऑफिसर ने रजिस्टर भी करके रखा हुआ है अपने रिकॉर्ड के अंदर। ये सारे कंडीशन आप सेटिस्फाई कीजिए, हम आपको मान लेंगे। किस दिन मान लेंगे, ऑन एंड आफ्टर 19 जुलाई 1949 हु हैज कम फ्रॉम पाकिस्तान। आगे आते हैं आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 में डिफरेंस क्या था। आर्टिकल 5 में जो इंडिया में ऑलरेडी रह रहे थे हम उनकी बात कर रहे थे, आर्टिकल 6 की बात कर रहा है जो पाकिस्तान से इंडिया में आए उनकी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस की बात है ही नहीं इसमें। आर्टिकल 7 थोड़ा मजेदार है, वो एक ओवरराइडिंग आर्टिकल बोलते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वो प्रोविजन जो पिछले प्रोविजन से को खत्म कर देता है। यानी हम ऐसा बोलेंगे अगर आर्टिकल 7 आ गया तो फिर आर्टिकल 5 और 6 की कोई बात नहीं होती। जैसे हमारे घर में मान लो हमारे भाई बहन, हमारी बड़ी दीदी, हमारे जीजा, ये सब लोग ने आपको परमिशन दे दी, आपकी बातें मानी, लेकिन जब मम्मी डैडी की बात आती है, अगर उन्होंने आके पापा ने आके मना कर दिया तो सारे जितने लोगों ने परमिशन भी करके रखा था उसकी कोई मतलब नहीं है, हम ओवरराइड कर देंगे। आर यू क्लियर। जैसे रूपानी जी हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने कोई आदेश जारी कर दिया बट मोदी जी ने उसे रेटिफाई कर दिया, तो अब बताओ आप मोदी जी की बात मानने जाओगे कि रूपानी जी की बात मानने जाओगे। क्योंकि रूपानी जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर है, हम उनकी बात जरूर मानते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के सबसे बड़े बंदे हैं, उन्होंने जब बोल दिया बात खत्म हो गई, ओवरराइड हो गया। तो आर्टिकल 7 5 और 6 को खा जाता है। वो क्या कहता है, दो बातें कहता है। एक, यहां भी मैंने एक डेट बताई है, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए थे 1/3/1947 को, 1/3/1947 के जो लोग पाकिस्तान चले गए, भूल जाओ भैया, उनको हम कभी सिटीजन नहीं मानेंगे, उनको साफ साफ मना कर दिया। फिर दूसरे लोग जो पाकिस्तान चले तो गए थे बट वापिस इंडिया आ गए, चले तो गए थे उस दिन लेकिन वापिस इंडिया आ गए, बट उनके लिए भी कुछ कंडीशन दे दिया। जैसे पीछे कंडीशन था वही कंडीशन है, देखो वो बंदा या उसके पेरेंट्स या उसका कोई ग्रेट पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, वो रिटर्न इंडिया आ चुका है परमिट रिजर्वेशन के अंदर, उसके बाद वो रिसाइड करे इंडिया में कम से कम 6 महीने वाली बात, उसके बाद भैया उसको सबमिट किया एप्लीकेशन और सिटीजनशिप के लिए ऑफिसर ने उसको अलाउ भी कर दिया, तो हम उसको फिर से अलाउ कर देंगे। चलिए इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8। ये बहुत प्यारा पॉइंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है। क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड आउटसाइड इंडिया करें, मतलब है इंडियन बट इंडिया के बाहर रहते हैं लोग, है इंडियन बट इंडिया के बाहर रहते हैं लोग। मान लीजिए आप वो बंदा या उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे हैं या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे, तो वो लोग ने जिन्होंने सिटीजनशिप लेके रखी है बट इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है भाई, वो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो या उनका नाम रजिस्टर किया गया हो उस कंट्री के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलेट ऑफिस में
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भी हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। दैट्स फॉर द पीपल, हमारे अप्रवासी भारतीयों के लिए ये प्रोविजन है। आर्टिकल 9 भी बहुत प्यारा है। ये वो कहता है कि जिन लोगों ने वॉलेंटरली जाके देश के बाहर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, तो इज्जत से बेटा वही सिटीजनशिप रखो और भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दो, क्योंकि बेटा इसको ऑफेंस माना जाता है। इंडिया में दो सिटीजनशिप अलाउड नहीं होती। आर्टिकल 10 बहुत प्यारा है। ये कहता है कि भाई ठीक है, आपने जो भी लॉ बताया ठीक है, हम उनको सिटीजन मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने जितने भी 4, 5, 6 बताया, आपने 5, 6, 7 बताया आपने, हम उनको मान लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा कि उन कानून में वो बदलाव कर सकता है। बदलाव यानी उसको रिवोक कर सकता है, उनको वेव कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है। वो सारी परमिशंस या अधिकार पार्लियामेंट के पास है और लॉ बना के काम करेगा। लॉ बनाने के लिए उनको आर्टिकल 11 में अधिकार दे दिया गया कि पार्ट 2 के आधार पे आप सिटीजनशिप एक्ट बनाए। इसके बाद ही बच्चों सिटीजनशिप एक्ट बना, जिसका नाम था 1955। उस एक्ट में क्या क्या बोला गया, उस एक्ट में क्या क्या बोला गया, मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं, आप नोट कर लो, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। बच्चों, इसमें बोला गया कि भाई सिटीजनशिप 1955 में ये बोला गया कि दो तरीके प्रणाली डिस्कस किए गए। एक एक्विजिशन का तरीका बता दिया गया कि कैसे करके आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, एंड दूसरा बता दिया भैया क्या चीज का, कि कब कब आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। पहला तरीका बताया एक्वायर करने के, कितने तरीके बताए, बोले या तो बर्थ, यानी आपकी बर्थ हुई है इंडिया में, बर्थ का डेट भी बता दिया कि भाई आपको इतना इतना समय, अगर मान लो 1950 से, क्योंकि 1950 तक तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लगता था, तो 1950 से लेकर 1986 तक अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो या आपके पेरेंट्स पैदा हुए, हम आपको दे देंगे सिटीजनशिप, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बोला कि इसमें एक बात भी बोली थी, देखो 1950 में तो आपको बोल ही दिया था कि डोमिसाइल के आधार पे आपको सिटीजनशिप दे देंगे। 1950 से लेकर 86 में बोला आप पैदा हुए हैं और आपके कोई भी एक पेरेंट्स, खासकर पापा जो फादर होते हैं, अगर वो इंडियन है तो बस आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप इंडिया में पैदा हो ना पैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद थोड़ा इसमें ना इशू क्या था कि भैया इसमें थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, जेंडर इक्वालिटी की इशू थी। अगर फादर का ही रोल देखा जाता था तो लोगों ने कहा ये तो गलत है, बहुत लोग सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं। उस केस में बोला गया, अगर 1992 में वापस अमेंडमेंट लाया गया, ये बोला गया नहीं, ये काम कर दो, कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा पैदा होता है, 92 में अमेंडमेंट कर दिया गया, बोला कि इस बार चाहे वो पेरेंट्स में कोई भी पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन है और उनका बच्चा पैदा होता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। तो 92 में एक अमेंडमेंट आया। उसके बाद बच्चों समझो, ये बर्थ वाली बात बताई। उसके बाद बोला गया दूसरा तरीका डिसेंट, एंड यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कई बार आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बिहेवियर के आधार पे भी आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है। वो लोग ऐसे लोग थे जिनके कारण देश में समझो उनका व्यवहार, उनका रहन सहन का तरीका, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके आधार पे भी आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है डिसेंट बिहेवियर के कारण, इवन दो वो यहां पैदा हुए कि नहीं हुए। उसके बाद तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का तरीका है। इसमें आपको बेटा पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया होती है, उसके बाद आप आपको सिटीजनशिप दे सकते हैं। उसके बाद का तरीका इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन का क्या है बच्चों, कई बार तो हमारे देश में तो कई ऐसे राज्य हैं बच्चों जो आजादी के बाद इंडिया में जुड़े। सिक्किम की बात कर लो, सिक्किम वॉज नॉट देयर व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो बाद में ऐसे जब स्टेट्स हमारे साथ जुड़े तो उनको हम कैसे उनको सिटीजनशिप देंगे, तो उनको पार्लियामेंट ने लॉ बना के बोला कि भाई इसको इनकॉर्पोरेट करके उनको सिटीजनशिप दिया जाए। फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, इसमें बच्चों जो आज तक चलता है, जिसमें एक प्रोसेस है कि भाई 10 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ेगी, इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें अगर आप सेटिस्फाई करते हो, आप इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो, आपके पेरेंट्स में से आपका एक पेरेंट्स इंडियन है, दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट ना हो, तो बहुत सारे कंडीशंस है, उतना डिटेल हमें नहीं जाना, बट इतना ध्यान रखना कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है वो सबसे बड़ा प्रोसेस है।
नेचुरली वो बंदा इतने साल इंडिया में रहा कि भाई अब उसको दे दो सिटीजनशिप। अब कब कब लूज हो जाता है सिटीजनशिप ये भी बता दूं मैं आपको। तो रिन्यूंसिएशन ये बहुत इजी तरीका है। इसमें क्या हो जाता है कि मान लो आपने खुद ही जाके बोला कि हमको सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमें किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेना है, तो ऑटोमेटिक आपका सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, रिनाउंस हो जाएगी। कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट के पास अधिकार है आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया। और कई बार आपको डिप्राइवेशन भी किया जाता है। डिप्राइवेशन में क्या होता है बच्चों, आप इलीगल इमिग्रेंट हो, आपने देश के खिलाफ कुछ इस तरीके काम किया जिससे कि देश आपको नहीं चाहता कि आपको हम सिटीजनशिप दे, तो वहां पे डिप्राइवेशन आपके साथ होता है। तो ये तरीके आपको सुने, आपने सिटीजनशिप के तरीके जाने, आप किस तरीके से सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो, क्या आपने देखा। तो बच्चों पॉइंट क्या है, देखो जी, तो ये बात आपको समझना होगा कि सिटीजनशिप जो है ना, एक बहुत सिंपल बात करें तो हम लोग को तो ये बात, क्योंकि हमने कभी फेस ही नहीं किया, हम तो यही पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में रहे, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बट हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके लिए लॉस बनाने बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो बच्चों, कुछ अधिकार सिटीजन्स को प्राप्त है, सबको नहीं प्राप्त है, राइट। आप भारतीय सिटीजन हैं तो आप वोट करते हैं, सरकार बनवाते हैं, आप खुद भी यहाँ के सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, आपके प्रति देश की जिम्मेदारी है, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी, वो सारी चीजें तभी हो सकता है जब आप इस देश की नागरिकता लेके रखते हैं और एक फीलिंग भी होती है भाई आप इस देश के जेन्युइन नागरिक हो। कोई ये नहीं बोल सकता ये तुम्हारी मिट्टी है, तुम इसी मिट्टी में बने हुए, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मां है अपनी, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ना आपको, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको बताने के लिए, जब अगर लॉ वगैरह आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसे बताने के लिए बहुत कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा नहीं बच्चों, मैं आपको बोलूं 5-6 लाइन भी आप इसकी याद कर लो तो आपका काम हो जाए। आइए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक पढ़ना सिटीजनशिप के लिए, तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 कौन सा पार्ट बताता है सिटीजनशिप के बारे में, तो पार्ट 2। कौन सा कानून बना इंडिया में, तो आपको पता है 1955। क्या इसे अमेंड किया गया, बहुत बार अमेंड किया गया, 1986 में अमेंड किया गया, 2093 में अमेंड किया गया, फिर बच्चों 2003 में अमेंड किया गया, फिर अभी तो आप लोग 2019 CAA जानते ही हो, राइट। अलग अलग तरीके से एक्विजिशन करने का तरीका मैंने आपको बताया, बर्थ वाली बात बताई मैंने नेचुरलाइजेशन बताई, रजिस्ट्रेशन बताई, डिसेंट वाली बात बताई मैंने, वो सब तरीके हैं बच्चों। इनकॉर्पोरेशन वाली बात बताई, कब कब सिटीजनशिप चली जाती है, तो आपको बताया टर्मिनेशन या डिप्राइवेशन या आपका रिनंसिएशन, ये सारे टेक्निकल टर्म है, जबकि इनका मतलब बहुत आसान है। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि डोमिसाइल वाली बात क्या होती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लोग कैसे होते हैं, कौन होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत है बच्चों, इतना आप जान ले, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। छोटा सा ये टॉपिक है, एक बार पढ़ने से काम आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।